हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना। सर ठंड में पढ़ने का मन भी नहीं करता, बट क्या करें, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलो तो सर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करने वाले हैं। द होल चैप्टर नंबर 1 वी हैव टू गोइंग टू रिवाइज फॉर टूडेज। इट टेक्स अराउंड 40-45 मिनट्स और 1 आवर्स फॉर रिवाइजिंग द चैप्टर। ठीक है, उससे भी कम लग सकता है, बट देखते हैं। चलो अपनी बुक्स जो है वो सामने रख लो और आज हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करेंगे। वट एवर बुक यू आर रीडिंग, टी.एस. ग्रेवाल जो भी एडिशन है, मेरी वाली बुक जिसकी इसके पास है, आप उसको सामने रखो और हम चैप्टर नंबर 1 आज अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ चैप्टर नंबर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है सर। देखो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट इज अकाउंटिंग। तो हमने कहा अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ध्यान से समझना, अकाउंटिंग क्या है सर। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। सर प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप? 5 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रहे कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप। मेरे पीछे पीछे बताएंगे सारे लोग। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या होता है सर। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है सर। स्टेप नंबर 2 होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 4 समराइजिंग एंड स्टेप नंबर 5 दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, दीज आर द 5 स्टेप। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है अकाउंट्स के अंदर। नाउ आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछे सर अकाउंटिंग क्या है, तो आप बोलोगे अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस या अकाउंटिंग इज अ साइकिल प्रोसेस। नाउ कितने स्टेप्स होते हैं उसमें सर। पहला प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, दैट इज लेजर पोस्टिंग। इसका मतलब होता है दैट इज क्लासिफिकेशन। लिख लो यहाँ पे। ठीक है, थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद फोर्थ आता है समराइजेशन। समराइजेशन में हम क्या बनाते हैं बेटा, समराइजेशन में बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, दैट इज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है दैट इज समराइजिंग। ठीक है, क्या मतलब कि पहले आपने ट्रायल बैलेंस बनाया जिसको बोलते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, याद करो। फिर हम उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज मारते हैं और फिर हम दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो ये सारा का सारा काम हमारा क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हम लास्ट स्टेप पे आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, इस स्टेप को क्या बोलते हैं बताओ। इस स्टेप को बोलते हैं कम्युनिकेशन सर। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेरे पीछे बोलो, आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है सर, रिकॉर्डिंग। और तीसरा स्टेप होता है सर क्लासिफिकेशन। फोर्थ स्टेप इज समराइजिंग एंड द फिफ्थ इज कम्युनिकेशन। नाउ जैसे हमने कहा अकाउंटिंग इज अ 5 स्टेप प्रोसेस, तो पांचवा स्टेप क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन। सवाल उठता है सर क्या कम्युनिकेट करेंगे सर, अपने घर की बात। गलत बात, घर की बात कम्युनिकेट नहीं करते। क्या कम्युनिकेट करते हैं सर, रिजल्ट। सर तो एक बच्चे का क्वेश्चन है सर अपना अपना मार्कशीट में दूसरों की बताऊं, बेटा मार्कशीट नहीं बतानी है, रिजल्ट बताना है कंपनी का यानी कि बिजनेस का। ठीक है, किसका रिजल्ट बनाना है, बिजनेस का। सर बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है सर, बिजनेस का रिजल्ट होता है आइदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो या तो आप कंपनी के प्रॉफिट या कंपनी का लॉस, उसको बोलते हैं बिजनेस का रिजल्ट। सर ये बिजनेस का रिजल्ट सबको बताना है क्या, कम्युनिकेट का मतलब बताना है, किसको बताना है, सवाल उठता है ना, किसको। तो अपने दोस्त को बता दो। तो दोस्त को बता के क्या होगा, इसीलिए सबको बताने की जरूरत नहीं है। किसको बताया जाता है मुझे बताओ कमेंट करके, यूजर को। किसको बताते हैं बेटा, यूजर को। सर सारे यूजर को बताते हैं क्या, नहीं। किसको बोलते हैं, इंटरेस्टेड यूजर को। किसको, इंटरेस्टेड यूजर को। सर इंटरेस्टेड यूजर क्या होता है अब ये पढ़ेंगे 2 मिनट में, लेकिन आपको समझ में आया कि कम्युनिकेशन क्या करनी होती है। सर कम्युनिकेशन करना होता है रिजल्ट। क्या कम्युनिकेट करना होता है, रिजल्ट। रिजल्ट किसका, अपना या बिजनेस का, बिजनेस का रिजल्ट। सर बिजनेस के रिजल्ट में आता क्या है, प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा फिर सवाल उठता है सर किसको बताना है, सबको बताना है क्या, नहीं, सिर्फ किसको बताना है, इंटरेस्टेड यूजर को। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टेड यूजर ये समझते हैं। चलो इंटरेस्टेड यूजर क्या होता है ये समझ लेते हैं फटाफट से। इधर आ जाओ पेज नंबर 5 पे। देखो वर्ड क्या लिखा है, इंटरेस्टेड यूजर्स, नॉट यूजर, इंटरेस्टेड यूजर। यानी ऐसे लोग जिसको, जो लोग आपके बिजनेस में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बोलते हैं इंटरेस्टेड यूजर। नाउ अब इंटरेस्टेड यूजर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके के होते हैं, वन इज इंटरनल एंड अदर इज एक्सटर्नल। ठीक है बेटा, 2 तरीके के यूजर होते हैं, अब मेरी बात समझो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसका मतलब है कि इंटरेस्टेड यूजर ऑफ अकाउंटिंग
एक तो इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। सर इंटरनल में कितने लोग आते हैं बेटा? इंटरनल में आते हैं 3 लोग। कौन कौन? एक तो आता है ओनर, एक आता है मैनेजमेंट और एक आता है एम्प्लॉइज। ओनर को अपना रिजल्ट क्यों जानना होता है? क्योंकि उसे क्या करना होता है? प्रॉफिट, उसे अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना होता है। मैनेजमेंट को क्यों जानना होता है मुझे बताओ? मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में? बिकॉज मैनेजमेंट को लेने होते हैं डिसीजंस, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कौन है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्यों जानना होता है? बिकॉज एम्प्लॉय का क्या डिपेंड करता है? सैलरी, है ना। उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड करती है किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी को प्रॉफिट होगा सैलरी ज़्यादा मिलेगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा सैलरी कम मिलेगी। तो बेसिकली ये है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि किसी किसी बुक्स के अंदर जो है एम्प्लॉइज को बेटा वो रखा जाता है कहाँ पर? एक्सटर्नल में, ठीक है। तो ये ऑथर टू ऑथर डिपेंड करता है, मैं इसे इंटरनल के अंदर काउंट करता हूँ। क्लियर? तो आप इंटरनल यूजर के अंदर 3 लोग थे, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। इसके बाद बात करते हैं सर एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर कौन है? मतलब ऐसे यूजर का मतलब क्या होता है? यूजर का मतलब होता है जो लोगों को आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से फर्क पड़ता है। सर कौन कौन से लोग ऐसे? बेटा पहला है इन्वेस्टर। कौन है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। सर पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन है? देखो, इन्वेस्टर जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो लगाने की सोच रहा है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है। दूसरा है क्रेडिटर्स, जिनसे आपने माल खरीद रखा है तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे। लैंडर्स, जो लोग आपको पैसा देंगे। टैक्स अथॉरिटीज, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो भी तो आपकी कंपनी के बिजनेस में क्या है? इंटरेस्टेड है ना। उसे भी तो जानना है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद बैंक एंड एनबीएफसी। बैंक एंड एनबीएफसी क्यों सर? बेटा बैंक एंड एनबीएफसी इसलिए क्योंकि बैंक एंड एनबीएफसी आप क्या लेते हो? लोन लेते हो। एंड अदर्स लोग जैसे रिसर्चर वगैरह हो गए। तो ये सारी की सारी यहाँ पर मैंने आपको दे रखे हैं, इसको आप रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बिकॉज इट्स अ रिवीजन, ठीक है। बट ये पॉइंट इतने समझाने वाले नहीं, रीड करके समझ सकते हैं। चलिए, तो क्या समझ में आया आपको? तो बेटा 2 तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में 3, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। मेरे पीछे पीछे बोलो, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल में 6, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज, बैंक एंड एनबीएफसीज एंड अदर्स। गॉट इट? चलो, तो हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा सर अकाउंटिंग इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ 5 स्टेप प्रोसेस, है ना। 5 स्टेप प्रोसेस का था, रिपीट करो मेरे साथ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज रिकॉर्डिंग, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज समराइजिंग, फिफ्थ इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या बताना होता है? बताओ, कम्युनिकेशन में क्या बताना होता है? कम्युनिकेशन में क्या बताना होता है बेटा? बताओ। रिजल्ट बताना होता है सर। रिजल्ट, रिजल्ट किसका? अपना ही बिजनेस का सर, बिजनेस का। बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। किसको बताना होता है सर? इंटरेस्टेड यूजर को, ठीक है। तो और इंटरेस्टेड यूजर कितने होते हैं बेटा? ये बता दो मुझे। 2 होते हैं ना, 2 होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में 3 और एक्सटर्नल में 5। चलो, ये समझ में आया? गुड टू गो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। चलो ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा? एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ध्यान रहे क्या पूछा मैंने? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने क्लास में भी मार्क करा हुआ है बहुत बार, इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? मेरे पीछे पीछे बोलो बेटा। चलो, क्या क्या होती है क्वालिटेटिव? सुनो। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी, फर्स्ट इज रिलायबिलिटी, सेकंड रिलेवेंस, थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड द फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी, ठीक है। ये 4 होते हैं। अच्छा मेरे पीछे पीछे बोलो। ओए तू बोल नहीं रहा, बोल रहा से। हाँ तू, चलो बताओ। फर्स्ट क्या होता है बेटा? रिलायबिलिटी। सेकंड क्या होता है? रिलेवेंस। थर्ड क्या होता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। फोर्थ क्या होता है? कंपेरेबिलिटी। चलो मैंने हाथ रख दिया, अब बताओ। मैंने गायब कर दिया, अब मुझे बताओ। चलो बताओ कितने होते हैं सर? 4। कौन कौन से? फर्स्ट इज सर रिलायबिलिटी, सेकंड इज रिलेवेंस, थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी। कितने होते हैं? 4। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। गॉचा? चलो समझ लेते फटाफट से, एक पॉइंट समझ के। कितने होते हैं देखो यहाँ से, 4 पॉइंट होते हैं, बहुत ईजी है। सर पहला इज समझ लो कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस और एलिबिलिटी। आप किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हो, हम जिस ऑर्डर में याद कर रहे हो। पहला ऑर्डर क्या है? रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। सर रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको अपने यूज़र को इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देना है, बिल्कुल एरर वेरर नहीं होनी चाहिए, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग आपकी इन्फॉर्मेशन पे क्या कर सके? रिलाई कर सके, भरोसा कर सके। रिलायबिलिटी का मतलब बेसिकली मतलब है ट्रस्ट, ठीक है। कि आप जो इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र को दे रखे हो, यूज़र को आपकी इन्फॉर्मेशन पे क्या होना चाहिए?
ट्रस्ट होना चाहिए। सर ये बात समझ गए, लेकिन लिखेंगे कैसे? मुद्दा तो इवन लिखना भी था पेपर में, क्या लिखना है देखो। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन। पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको? डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन। इट इज बिलीव दैट रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी, अब यहाँ से आपको लाइन लिखनी है, ये लाइन लिखना जरूरी है। रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बाइस, ठीक है, बाइसनेस और एरर से फ्री होना चाहिए। 2 वर्ड लिख दोगे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट, रिलेवेंस की बात करते हैं। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है? रिलेवेंस का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए और सही टाइम पे मिलनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलेवेंस। अब रिलेवेंस का मतलब क्या होता है? इट इज बिलीव दैट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ध्यान से, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। पहली लाइन आपको क्या मिलनी चाहिए? टाइम पे मिलनी चाहिए सर। दूसरा, मस्ट हेल्प इन प्रोडक्शन, मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस, दूसरा पॉइंट, मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं, किस वे में? पॉजिटिव मैनर में। जैसे मैंने कहा कि लेट्स से क्लास, आपकी क्लास लेट्स से 7 बजे है, आपकी क्लास 7 बजे होती है, मैं आपको 8 बजे मैसेज करके बोल रहा हूँ कि बेटा क्लास में 7 बजे थी, तो क्या ये जो 8 बजे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है? सर नहीं, क्लास तो 7 बजे की थी, आप 8 बजे मैसेज दे रहे हो। आप मुझे मैसेज देना चाहिए आपको कितने बजे? 6 बजे, 5 बजे, टाइम से पहले। लिखा ना, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, यानी अवेलेबल इन टाइम होना चाहिए वो, ठीक है, यानी टाइम से पहले आपको मिल जाना चाहिए। अगर टाइम से पहले आपको नहीं मिला है तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। चलिए समझ गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। सर अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है? कि आपको अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब कब कैसे बनानी है, इसको आपको इस तरीके से बनानी है कि आपके यूजर को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जो लैंग्वेज आप यूज़ करो वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, जिस फॉर्मेट में आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा देखते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर, यानी जो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, मस्ट इंटरप्रेटेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस, कौन से सेंस में? एज इट प्रिपेयर्ड एंड कन्वे टू देम, मतलब जिस तरीके से आप उनको बताना चाहते हो कि भाई ये ए नहीं बी लिखा है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए ये ए नहीं बी लिखा है, ठीक है। द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन द मैसेज आर फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। ये बहुत जनरल सी बात है। अ मैसेज इज सेट टू बी फ्री, ये सेकंड लाइन आप छोड़ सकते हो, दूसरी लाइन लिखो। अ मैसेज इज सेट टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेट, कब बोलेंगे कि वो मैसेज सही गया है? when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which the sender has sent, यानी जिस तरीके से मैंने अपनी बात बताई है सामने वाले को भी उसी तरीके से वो बात समझ में आई है, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। जितने पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ आप इतना लिख दोगे, बहुत बड़ी बात है। चौथा पॉइंट, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करो खुद से भी और बाहर वालों से भी, ठीक है। तो मेरी बात समझ लो, कंपेरिजन का 2 तरीके से होता है। कंपेरेबिलिटी, कंपेरिजन 2 तरीके से होता है। फर्स्ट इज इंट्रा फर्म, एक होता है इंट्रा फर्म कंपेरिजन, एक होता है इंट्रा का मतलब होता है खुद से, ओन, और इंटर का मतलब होता है दूसरों से, ठीक है। यानी मान लो मेरी पिछले साल लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कुछ और था, इस ईयर में प्रॉफिट कुछ और, तो मैं खुद के प्रॉफिट को खुद से कंपेयर करूँ जिसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और एक होता है मैं अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करूँ, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। तो आपको अपने मेथड को, अपने प्रिंसिपल को इस तरीके से फॉलो करना है ताकि आप अपने इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस कर पाओ और आप अपने डाटा को कंपेयर कर पाओ। क्लियर दिस? ओके। तो कंपैरिजन का बेसिकली सा मतलब ये है, देखो लास्ट लाइन पर लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, but it is equally important to the user of general purposes financial state report that able to compare various aspect of entity over different time period। पहला वर्ड लिखा है, चलो रुको, ठीक है, able to compare various aspects of entity, देखा यहाँ पे लिखो। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। डिफरेंट टाइम पीरियड का मतलब है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, यानी खुद से, इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म, एंड विथ अदर एंटिटीज, इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कंपैरेबिलिटी इस तरीके से होना चाहिए कि एक तो आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर पाओ, एक इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या आपको 4 पॉइंट समझ में आते हैं? बोलो हाँ। क्या क्या पॉइंट्स है सर? रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। एक एक वर्ड में अगर हम बताएं, रिलायबिलिटी का मतलब होना चाहिए, एक एक वर्ड में, एक वर्ड बताओ रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम एरर, ठीक है। रिलेवेंस का मतलब होता है अवेलेबल इन टाइम, अवेलेबल इन टाइम। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है क्या, क्या मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी का, हमें क्या समझा? सेम
सेम सेंस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और कंपेरेबिलिटी का मतलब दो कंपैरिजन, इंट्रा और इंटर, ठीक है, इंट्रा और इंटर, ठीक है। ये एक एक वर्ड में सारी मतलब का मतलब समझ गया। क्या आपको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा था, व्हाट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या आपको समझ में आई? सर समझ में आ गई। चलो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं फटाफट से। चलिए, अच्छा हाँ सुनो, ये ना पॉपकॉर्न लेके मत बैठना, रजिस्टर लेके बैठा होगा और किताब लेके बैठे हो, ठीक है, मूवी नहीं चल रही है। चलो अगले टॉपिक बढ़ते फटाफट से। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मेरी बात समझो, हमारे ना 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। पहला मैं आपको बताते जाऊँ, आप लिखते हैं, नोट डाउन करना, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ना अकाउंट्स के अंदर सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। तभी तो हम अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि हम याद नहीं सकते। दूसरा और तीसरा पॉइंट आपस में इंफॉर्मेशन है। हमें असरटेन करना होता है। क्या करना होता है बेटा? असरटेन के, फिर क्या भारी भारी वर्ड बोल रहे हो? असरटेन का मतलब होता है कैलकुलेट। आप लिख सकते हो, बट क्या है ना, नंबर्स ना भारी वर्ड लिखने से मिलते हैं, तो आपको लिखने पड़ेंगे। असरटेन का मतलब होता है कैलकुलेट, ठीक है। तो कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है सर? 2 चीज़ें, मेरी बात समझो। हमें असरटेन करना पड़ता है 2 चीज़ें। फर्स्ट इज, एक तो हमें निकालना पड़ता है कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक निकालना पड़ता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। सर प्रॉफिट लॉस तो समझ में है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकलती है? अरे यार कैसी बातें कर, तुम लोग रिवीजन कर रहे हो। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकलती है मुझे बताओ। हाउ वी कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन? सर हमें पता है सर, बैलेंस शीट से बनती है सर, क्या बता रहे हो, ठीक है। हाँ, तो हमें 2 चीज़ कैलकुलेट करना होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक फाइनेंशियल पोजीशन। मुझे बताओ बेटा, प्रॉफिट लॉस और करेक्ट प्रॉफिट लॉस। सर करेक्ट प्रॉफिट लॉस आप भूल जाते हो। हाँ मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा सा भूलक्कड़ हूँ, ठीक है। करेक्ट प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो एक तो होता है कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट प्रॉफिट लॉस। और थर्ड होता है टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। आप कैलकुलेट जैसा वर्ड नहीं लिखोगे, मेरी बात समझो, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, आपको लिखना कौन सा वर्ड है? असरटेन ही लिखना है, ठीक है, याद कर लो चाहे। असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 और 5 आपस में लिंक है। पॉइंट नंबर 4 और 5 आपस में लिंक है। 4 और 5 में क्या बताना होता है? 4 और 5 में बताना होता है इन्फॉर्मेशन। क्या करना होता है? इन्फॉर्मेशन। सर किसको इन्फॉर्मेशन करनी होती है? वही, इस इन्फॉर्मेशन का बेसिकली मतलब है कम्युनिकेशन। स्टेप नंबर 5, ठीक है। किसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है? सर 2 लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एक देनी होती है यूजर्स को, सर यूजर या इंटरेस्टेड यूजर, सही पकड़े, इंटरेस्टेड यूजर। और दूसरा देना होता है मैनेजमेंट को, दूसरा देना होता है मैनेजमेंट को। सर मैनेजमेंट तो यूजर का पार्ट होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैनेजमेंट भी यूजर का पार्ट होता है, बट क्या है ना, नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए और पॉइंट 4 हो रहे हैं, तो हमें 1 पॉइंट और बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल ठीक। तो मेरे साथ बताओ कितने पॉइंट्स है बेटा? कितने पॉइंट्स है? मैं कार्ड जो दे रहा, तुम लोग बहुत गड़बड़ करोगे। ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना, ठीक है। आप समझो, तो कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव में? 5 सर। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, यस। दूसरा असरटेन प्रॉफिट लॉस, असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। चलो फटाफट से आ जाओ, होगा टॉपिक। देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, पहला पॉइंट, ठीक है। असरटेन, वर्ड क्या है? असरटेन, दिख रहा है आपको? असरटेन, क्या असरटेन करना होता है? तो 2 चीजें, प्रॉफिट ऑन और लॉस इनकर्ड और फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हमें क्या करना होता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। क्या करना होता है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग, यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल, बस, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? एक ही बात होती है, समझ में आया? किसको किस बताना होता है सर? एक बताना होता है हमें यूजर को, एक बताना होता है हमें मैनेजमेंट को। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये तो लिखा था हमने 5 पॉइंट में, क्लियर? क्या यह पॉइंट आपको समझ में आते हैं? डन करो। चलो आगे चले। नेक्स्ट एडवांटेज। एडवांटेज एक सेल्फ रीड टॉपिक है, मैं आपको रिमॉर्किंग दे रहा हूँ, ठीक है। इसे आप रीड करना, इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, और आधे से ज़्यादा पॉइंट्स इसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव से लिंक करते हैं, तो आप इसे फटाफट से रीड कर लोगे, ठीक है। थ्योरी में कवर नहीं करा। आगे लिमिटेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। चलिए देखिए, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरीके से कुछ अच्छी बातें, उसी तरीके से अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। चलिए क्या प्रॉब्लम है सर? पहली चीज़, सर अकाउंटिंग ना क्या करता है ना, अकाउंटिंग जो है ना हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल क्या होता है सर? हिस्टोरिकल हमें समझ नहीं आया, हिस्टोरिकल का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल का मतलब ये होता है सर कि जैसे हमने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, हमने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, लेट्स से हमने कोई एसेट खरीदा, रुक जाओ बेटा 1 मिनट,
हाँ जी, हमने कोई एसेट खरीदा, ठीक है। अब वो एसेट लेट से हमने 10 लाख रुपए का खरीदा था, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड कितने पे करेंगे, सब लोग पढ़ के आए हैं जनरलिटी, तो सर रिकॉर्ड 10 लाख पे करेंगे। अब कल को चल के 2 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में किसी वजह से भी, लेट से 15 लाख हो जाती है, तो मुझे जवाब दो, क्या हम इसे 15 लाख में रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं 15 लाख में? ये 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? बेटा जनरल टर्म्स बात करें तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। हिस्टोरिकल इसलिए रहता है क्योंकि अकाउंटिंग जो है हिस्ट्री पे बेस होती है, यानी जिस प्राइस पे आपने इसे खरीद लिया ना ओरिजिनल कॉस्ट में, उसी पर ही रिकॉर्ड करना होता है। इसे आप मार्केट की वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल नेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो 10 लाख से 5 लाख में चेंज हुआ ना, इस चेंज को बोलते हैं इन्फ्लेशन, है ना। सर पैसा बढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू लेट से बढ़ गई, 5 लाख रुपए से बढ़ गई। बट क्या हम इस 5 लाख को अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एविडेंस, इट डज नॉट हैव एनी एविडेंस। हाँ, ये 11th लेवल पे कवर नहीं होता, बट आगे जब बड़े प्रोफेशनल होते हैं वहाँ पे सब चीज़ें कवर होती है, बट अभी के लिए समझो कि ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉब्लम है, ये कमी है इसके अंदर। इट इज़ हिस्टोरिकल नेचर। क्यों बोलते हैं सर इसका? बिकॉज इट डज नॉट, देखो लिखा है इज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ बिजनेस, ठीक है, करंट वर्थ ऑफ बिजनेस। और ये क्या करता है बेटा, क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है। सर क्या इग्नोर करता है आपको? नहीं सर, देखो क्या इग्नोर करते हैं, इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस। ये वर्ड लिखा है चेंजेस इन प्राइस, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई की वजह से जो पैसे बढ़ते हैं वो बिजनेस काउंट नहीं करता, पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। दूसरा पॉइंट सिंपल से बोलता है, देखो अकाउंटिंग आपको पता है, अकाउंटिंग सिर्फ मनी, पैसे में बात करती है, यानी अकाउंटिंग सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करती है जिसका मॉनेटरी वैल्यू होता है। क्या कौन सी वैल्यू होता है सर? मॉनेटरी वैल्यू, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो पॉइंट पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। इट कंटेन्स, ठीक है, इट कंटेन्स ओनली द इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सर सिंपल सी बात है, जो चीज़ मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है अकाउंटिंग सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है। तो सर इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है ना, देखो कभी कभी हमारे बिजनेस की जो वैल्यू होती है किससे होती है सर? स्टाफ से होती है। स्टाफ बहुत अच्छा है हमारा, ठीक है, हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बट ना अकाउंटिंग इन चीज़ों की कदर नहीं करता, इसलिए बोलता है अकाउंटिंग में कमी है सर, कमी है। चलो बच्चों का फेवरेट पॉइंट, दैट इज विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग, है ना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? हमने एक एग्जांपल लिया था क्लास में, याद है आपको? कौन सा एग्जांपल लिया था सर? मजा आ जाएगा वो एग्जांपल में अगर आप बता दो तो। एग्जांपल हमने लिया था मैरिज का, याद है? मैरिज में क्या होता है? अच्छा ये ना, ये जोक पर्पस के लिए, तो सीरियस मत लेना भाई सब लोग, ठीक है। मैरिज में जब जो क्या होती है, वो कौन होता है भाई जो तैयार होता है? ब्राइड, ओ या दुल्हन, ठीक है। ब्राइड को जब रेडी किया जाता है तो ब्राइड को रेडी करने के लिए क्या होते हैं? बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह आते हैं ना, जो लिपि पोता वगैरह, जो फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, वो सब चीज़ें। वो उस टाइम जो ब्राइड होती है, उस टाइम ब्राइड की जो फेस है, फेस मेकओवर बिल्कुल बदल दिया जाता है, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। और जब रियलिटी आती है सामने, तो फेस क्या होता है? चेंज आता है, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है सर? विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या बकवास जोक मारा है, बट अच्छा है, समझने के लिए याद रखो, ठीक है। अब विंडो ड्रेसिंग में होता क्या है? विंडो ड्रेसिंग में ये होता है कि चलो आपकी कंपनी है, आपका जो बिजनेस है ना, उसको ना लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब सिर्फ लॉस तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपने इन्वेस्टर को बोलूंगा कि मुझे लॉस हो रहा है, तो क्या वो पैसा देगा? नहीं देगा। तो इसका क्या करते हैं? मेक ओवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? मेक ओवर कर देते हैं। इसका भी हम मेक बना देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फाउंडेशन लगा के इसको क्या दिखा दो सर? इसको दिखा दो ये प्रॉफिट में है। वाह सर, दिखने के लिए कुछ और होने के लिए कुछ और। जैसे मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट में है, तो इन्वेस्टर क्या पैसा इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, कि आपकी जो बिजनेस है उसकी खराब पोजीशन को आप अच्छी पोजीशन बना के दिखा रहे हो लोगों को, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी खराब पोजीशन को देखो, इसको बोलते हैं, सिंपल से कुछ वर्ड्स याद रखना। पहला वर्ड दैट इज मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना। टू प्रेजेंट क्यों करते हो? ताकि आप क्या दिखा सको? फेवरेबल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। सर एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन तो लॉस का है, और हम लॉस की जगह क्या दिखाना चाहते हैं सर? प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, वही मैरिज ब्राइड वाला। इसके बाद हमने केस लॉ पढ़ा था, सत्यम स्कैम वाला, आप इसे रीड कर सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट फ्री। 5वां पॉइंट, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस का मतलब क्या होता है सर? पर्सनल बाइस का मतलब होता है कि जजमेंट,
ठीक है। आप हमेशा आपने, जैसे हमने कहा ना, बिजनेस और ओनर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट हमेशा जब हम रियलिटी में काम करते हैं तो हम ओनर के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, बिकॉज ओनर जो बोलता है हमें करना पड़ता है, नहीं तो हमें जॉब से निकाल देगा। तो ये भी एक क्या है, कमी है। पांचवा, अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्या, वेरियस कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो जब कोई चीज़ें कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है, तो वो उनके अपने तरीके से काम नहीं कर पाती फ्री तरीके से, इसलिए ये भी एक क्या है, कमी है। तो याद रखने के लिए 5 पॉइंट है। पता मुझे 5 पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट सर, अकाउंटिंग इज अ हिस्टोरिकल इन नेचर, पहला पॉइंट याद रहेगा, हिस्टोरिकल इन नेचर। दूसरा सर, मॉनेटरी, ओनली मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करता है, यानी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी सकते हैं सर। तीसरा पॉइंट, ओहो सर, विंडो ड्रेसिंग, ये तो भूलेंगे ही नहीं, भूलना भी नहीं है आपको। तीसरा पॉइंट क्या है, विंडो ड्रेसिंग। चौथा पॉइंट क्या है, पर्सनल बाइस से फ्री नहीं होती। और पांचवा पॉइंट है क्योंकि बेस्ड होती है किस पे, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे, इसीलिए ये भी एक कमी है। तो क्या आपको यहाँ तक के पॉइंट समझ में है? चलो 5 सेकंड का ब्रेक ले लो फटाफट से, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर? जल्दी जल्दी रिवाइज करना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये पढ़ लिया, अब हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं जल्दी से। ये वेरी गुड, 1-2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ एमसीक्यू में। पहला है, वेदर अकाउंटिंग इज आर्ट और साइंस। मुझे बताओ, क्या अकाउंटिंग आर्ट है और साइंस? सर सबको पता है, अकाउंटिंग आर्ट भी नहीं है और साइंस भी नहीं है, क्या है, बोथ। वो क्या है, बोथ। बोथ क्यों है बेटा, बताओ। सबसे सिंपल आंसर, अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस, बिकॉज क्यों है अकाउंटिंग इज आर्ट, बिकॉज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, डेफिनेशन में लिखा होता है ना, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, और सर साइंस क्यों है? साइंस किसको बोलते हैं सर? साइंस बोलते हैं जब भी कोई चीज़ किसके ऊपर बेस होती है, प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसे बोलते हैं साइंस। तो लिखा है ना, एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन अ बेसिक प्रिंसिपल इज अ साइंस, हैंस अकाउंटिंग इज अ बेस्ड ऑन बेसिक। अभी तो पढ़ा हमने, अकाउंटिंग किस पे बेस होती है, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज अ आर्ट और एज वेल एज साइंस ऑल्सो। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, पढ़ते चलते हैं आगे एक टॉपिक पे। ये हमने पढ़ लिया, ये भी कवर कर लिया। इट इज मूव इट टू द, हाँ इधर आते हैं, चलिए सर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, छोटा सा टॉपिक पर पूछा सकता है। व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? सर ध्यान से, 3 ब्रांचेस होती हैं। कितनी ब्रांच होती है सर? 3। पहली ब्रांच जो हम पढ़ते हैं सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर, पैसों वाली अकाउंटिंग। दूसरी कौन सी होती है सर? दूसरी होती है छोटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और तीसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और कॉस्ट। ठीक है, याद रहेगा आपको, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और कॉस्ट। कितनी अकाउंटिंग होती है बेटा? 3। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर इसके अंदर क्या क्या लिखा था सारे? कुछ नहीं लिखा, आप ध्यान से पढ़ोगे ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, एक बार रीड करना, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना 5, ये वही 5 ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिखे थे तोड़ के, आप इसको पढ़ना। ठीक है, दूसरा इस कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? जहाँ पर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, जब कोई हम चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी कैसे कैसे चीज़ों को रिकॉर्ड किया था उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, कि जो मैं किसी को कोई काम दिया करने के लिए 1 घंटे में 2 घंटे में कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है, सब चीज़ें देखी जाती है उसमें अंदर। ठीक है, तो 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा सुनो, हम लोग थोड़ा सा फास्ट कवर कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ रिवीजन, मैं बार बार बोल रहा हूँ इट्स अ रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने ये चैप्टर एक बार खुद से पढ़ा होगा, समझे? मैं ये समझा कि समझ में आएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा इसके अंदर, बट आपने आई थिंक ये चैप्टर एक ना एक बार कभी ना कभी पढ़ा होगा। मैं आपको जस्ट इस चैप्टर के थ्रू गो थ्रू करूँगा। इसके बावजूद अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट रहेगा तो वो नीचे कमेंट में डाल देना, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, हाँ सर, ये क्या है? एसेट्स के बारे में। ओहो सर, क्या प्यारा सा चार्ट बना हुआ है। एसेट क्या होता है? नॉन करंट, करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेस्टिंग एसेट। मैंने ना ये एसेट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, हमने इसे बहुत ध्यान से कवर किया हुआ है ऑलरेडी। वो 30 मिनट का वीडियो होगा, मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट में देख लेना है। एसेट की डेफिनेशन पूरी आराम से कवर्ड है वहाँ पे इस चार्ट के साथ, एंड लाइबिलिटी की डेफिनेशन भी आराम से वहाँ कवर है इस चार्ट के साथ। ठीक है, तो एसेट एंड लाइबिलिटीज पूरा वहाँ पे कवर है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वो आधे 2 घंटे के लेक्चर दूंगे, वो देख लो। ठीक है, इट इज़ वन टर्म, बेसिक टर्म्स आपको पता है, आप ये सब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, एक ही स्टेप समझ लो कि बेटा 3 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ ले तो, एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है बुक कीपिंग और एक होता है अकाउंटिंग। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है सर? मुझे बताओ। सबसे बड़ा होता है अकाउंटेंसी, सबसे बाहर एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका अकाउंटिंग दूसरे नंबर पे, फिर आता है आपका बुक कीपिंग से छोटा। ठीक है, ध्यान दो, ये वाला जो एरिया है ये है बुक कीपिंग का। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये किसका है? अकाउंटिंग का, और ये वाला है अकाउंटेंसी का। ठीक है,
तो सबसे बड़ा अकाउंटेंसी, फिर अकाउंटिंग और फिर बुक कीपिंग। समझ में आ गया आपको? क्लियर। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। अभी हमने पढ़ा ना अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। सर अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग फटाफट से समझेंगे। मेरी बात समझो। मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। क्या मतलब होता है बुक कीपिंग का? सर बुक कीपिंग में ना, बुक कीपिंग ना बहुत जूनियर काम है। मतलब आप अगर 11th क्लास में पढ़ के निकले हो, 11th क्लास में बोल रहा हूँ, 11th क्लास के बाद भी आप बुक कीपिंग कर सकते हो, लेकिन आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते बेटा। क्यों सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो आप खुद बताओ मुझे, बुक कीपिंग में सिर्फ 3 ही स्टेप होते हैं। हमने कहा था ना 5 स्टेप प्रोसेस पढ़े थे, मुझे बताओ पहले 5 स्टेप प्रोसेस में कौन कौन सा आता है, मुझे बताओ फटाफट से। सर बताओ, फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, यस गुड, आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज रिकॉर्डिंग, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज समराइजिंग एंड फिफ्थ इज कम्युनिकेशन। 5 स्टेप होते हैं ना? हाँ जी। चलो देखो जरा मुझे बताओ, बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ 3 ही स्टेप कवर होते हैं बेटा। कौन से? सर आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। मेजरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, मेजरली तीन स्टेप होते हैं बस इसके अंदर। आप देखो अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में क्या बोला है? इन एडिशन टू द बुक कीपिंग, इन एडिशन टू द बुक कीपिंग अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि ये जो 3 स्टेप हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ये तो अकाउंटिंग इंक्लूड करता है, लेकिन इसके अलावा 2 अलग से स्टेप और इंक्लूड करता है। कौन से बेटा? समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। वही 4th एंड 5th स्टेप, 4th 5th, ठीक है। समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू कौन सी पार्टीज को? इंटरेस्टेड, नॉन इंटरेस्टेड? सर इंटरेस्टेड पार्टीज को। क्या है, कुछ है ही नहीं, दोनों का पॉइंट समझे। चलिए मुझे बताओ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो बुक कीपिंग होता है इसका मतलब होता है सिर्फ आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। क्या मेंटेन करने हैं? रिकॉर्ड्स। लिखो, मेंटेन सिस्टमैटिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पांच ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हमने, क्या क्या? टू असर्टेन नेट रिजल्ट, यानी प्रॉफिट और लॉस ऑफ ऑपरेशन, एंड दूसरा क्या होता है? 2 चीज कैलकुलेट करनी होती है ना हमको, एक तो प्रॉफिट लॉस और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। यानी नेट रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। लिख लो, भूल जाओगे। एंड उसके बाद हमें पता है सर क्या करना होता है, निकालने के बाद घर में रखेंगे? नहीं बेटा, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, नहीं इंटरेस्टेड पार्टीज, पार्टीज बोलते हैं यूजर्स। अच्छा, हु परफॉर्म्स, कौन सा फॉर्म कौन परफॉर्म करेगा मुझे बताओ। सर बुक कीपिंग छोटे लोग परफॉर्म करेंगे, छोटे छोटे लोग कौन होते बेटा? वही जूनियर बने तुम जैसे लोग, जूनियर स्टाफ। और सर वर्क अकॉर्डिंग कौन करेंगे? सीनियर स्टाफ, क्लास 12th वाले, उससे बड़े वाले, ठीक है, जूनियर स्टाफ। फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब सर बैलेंस शीट कौन बना सकता है? क्या बुक कीपिंग से बैलेंस शीट बन सकती है? सर नहीं बन सकती ना। हमने पढ़ा है ना, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस तो अकाउंटिंग में बनता है, बुक कीपिंग में तो बनता नहीं है। वेरी गुड। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? कैन नॉट बी असर्टेन, हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनता है। और यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बन सकता है, वहाँ पर नहीं बन सकता। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आए? आई होप ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो एक बार से ग्लूटू कर लो फटाफट से, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाफट से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। सर डिस्काउंट में क्या पढ़ाओगे आप मुझे? बेटा पढ़ के तो देखो, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है। चलो डिस्काउंट में क्या पढ़ाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। पर डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है ट्रेड और एक होता है कैश, ठीक है। एक होता है ट्रेड, एक होता है कैश। सर ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? सही से दिया जाता है बिफोर सेल और एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। और कैश डिस्काउंट दिया जाता है बेटा आफ्टर सेल। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सर बिफोर सेल आफ्टर सेल क्यों देते हैं? अच्छा, इसको देते हैं प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करने के लिए सर? प्रमोट सेल को प्रमोट करने, ताकि सेल हमारी बढ़ सके। सर आफ्टर सेल डिस्काउंट क्यों देते हैं? ताकि पेमेंट जल्दी मिले, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अर्ली, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अर्ली। तो सर अर्ली लिख दूं? नहीं, अर्ली नहीं लिखना। क्या लिखना है? प्रॉम्प्ट ही लिखना है, ठीक है, प्रॉम्प्ट ही लिखना है। सर क्या जबरदस्ती है तो है, ठीक है। ऊपर लिखना है प्रमोट और नीचे है प्रॉम्प्ट, दोनों वर्ड्स में फर्क है, ध्यान रखना बेटा, दोनों वर्ड्स में फर्क है। प्रॉम्प्ट है, ऊपर प्रमोट है, नीचे प्रॉम्प्ट है, ठीक है। प्रमोट सेल और प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट अर्ली पेमेंट। चलिए आ जाओ फटाफट से डिफरेंस पढ़ते हैं। पर्पस की बात करते हैं सबसे पहले। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या है? सर इट इज अलाउड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभी भी तो पढ़ा था हमने, इट इज अलाउड टू प्रमोट द सेल
क्या करने के लिए, सेल प्रमोट करने के लिए। और क्या डिस्काउंट क्या होता है सर, इट इज अलाउड टू एनकरेज करने के लिए द प्रॉम्प्ट पेमेंट, वर्ड के लिखना है प्रॉम्प्ट पेमेंट। चलो अगला, टाइम एंड व्हेन अलाउड, कब दिया जाता है, इट इज अलाउड व्हेन परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो आप डिस्काउंट दोगे, कोई आपसे परचेज करेगा तो। इट इज अलाउड ऑन इमीडिएट पेमेंट, जब क्या करोगे आप पेमेंट, याद रखना कैश डिस्काउंट तभी देते हो जब पेमेंट मिलती है, इमीडिएट पेमेंट, और पेमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। इसका मतलब है आप अपने डेटर को बोल रहे हो अगर तूने 15 दिन के अंदर पैसा दे दिया तो उसको डिस्काउंट दूंगा, इसको बोलते हैं विद इन अ पीरियड, ठीक है। दूसरा, डिस्क्लोजर इन द इनवॉइस, कौन सा वाला इनवॉइस में लिखता है, कौन सा वाला इनवॉइस लिखता है, ध्यान से गलती मत करना। जो ट्रेड डिस्काउंट है ये इनवॉइस में लिखता है, बताया था मैंने आपको क्यों, ठीक है। इट इज शॉन बाय वे ऑफ डिडक्शन इन द इनवॉइस, ठीक है, ये शॉन होता है, ये दिखता है, ठीक है। इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन इन द इनवॉइस, इनवॉइस में आता है ना, जैसे इनवॉइस जब हम कुछ खरीदते हैं तो 100 रुपये की चीज़ है, इसमें से 10 रुपये का डिस्काउंट है, फिर 90 रुपये की चीज़ है, तो इनवॉइस में दिखता है ये, ठीक है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है ये इनवॉइस में नहीं दिखता, क्योंकि इनवॉइस पहले बन चुका है और कैश डिस्काउंट सेल के बाद दिया जा रहा है, ध्यान रखें, इसे इनवॉइस में नहीं दिखाते, नॉट शोन इन द इनवॉइस, ठीक है। अब नाउ किसका लेजर बनता है, किसकी रिकॉर्डिंग होती है, लेजर का मतलब ये है सर ट्रेड डिस्काउंट का लेजर नहीं बनता, बिकॉज इसको रिकॉर्डिंग ही नहीं करते हम लोग, इसकी रिकॉर्डिंग है। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर और कैश डिस्काउंट अकाउंट इज ओपन इन द लेजर। सर अभी तो आपने बोला कि इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट शो होता है, फिर कैश फिर लेजर में क्यों नहीं दिखता, बेटा इनवॉइस में सिर्फ शो होता है, दिखाते हैं यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पर काट के, बट रिकॉर्डिंग कितने से हो रही है, 90 से, तो क्या इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं, जब इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो उसका लेजर भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 90 रुपये आपने रिकॉर्ड करा, अब 90 में से मान लो इस 90 में से आपने आगे 10 रुपये का डिस्काउंट और दे दिया, इसको बोलते हैं क्या डिस्काउंट, क्या इसकी रिकॉर्डिंग होगी, यस, इसका लेजर में दिखाएंगे यस, लेकिन इसको इनवॉइस में दिखाएंगे नहीं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इनवॉइस में कौन सा दिखता है और लेजर में कौन सा दिखता है। इज इट क्लियर एवरीवन, चलो वेरी गुड। तो आप थिंक आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो गए, मैं देख लेता हूँ फटाफट से, अगर कोई चीज़ रह गई है तो ये आप कर देना, बेसिक टर्म्स, लाइबिलिटी एंड एसेट्स वगैरह आपकी चीज़ें हो चुकी हैं, ये सब कर लिए हैं हमने। हाँ जी, फंक्शन, या एक टॉपिक बचा है फंक्शन, ये पढ़ लेते हैं फटाफट से, ये आपको पॉइंट याद रखने बस मेजरली, आप से रीड कर सकते हो अपनी बुक से एक बार के लिए। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस का मतलब क्या, काम क्या करता है अकाउंटिंग, पहला द वेरी फर्स्ट वर्ड इज मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को मेजर करता है। दूसरा फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर देखना कि क्या आने वाले 5 सालों में हमारी कंपनी कितना पैसा कमाएगी, इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। तीसरा डिसीजन मेकिंग, क्या हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग, यानी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन से, प्रॉफिट के और लॉस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं सर, डिसीजन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 कंपैरिजन एवेल्यूएशन, तो ये कहाँ पढ़ा लगता है, इसका थोपड़ा कहीं तो सुनने लगता है, कहाँ पर सर, कहाँ पर देखिला सुनने लगता है सर, हमने कहीं तो पढ़ा था इसको, कहाँ पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, यस सर, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता था ना, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरिजन यानी कंपैरेबिलिटी, ठीक है। एंड फिफ्थ इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से गवर्नमेंट के रेगुलेशन को मानना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स पे करना होता है ना, तो ये चीज गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो आई थिंक आपको ये 5 पॉइंट क्लियर होंगे, मुझे बताओ मेरे पीछे फटाफट से बोलो, क्या पहले सर मेजरमेंट, दूसरा फोरकास्टिंग, तीसरा डिसीजन मेकिंग, चौथा कंपैरिजन, चौथा पांचवा गवर्नमेंट रेगुलेशन। चलो फटाफट से दोबारा रिपीट करो। फर्स्ट इज मेजरमेंट, चीटिंग नहीं हुई, चीटिंग नहीं, रिपीट करो। फर्स्ट इज मेजरमेंट, दूसरा फोरकास्टिंग, तीसरा डिसीजन मेकिंग, चौथा कंपैरिजन, पांचवा गवर्नमेंट रेगुलेशन। वेरी गुड। चलो और क्या रह गया सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलिए अच्छा सर सब पढ़ा दिया, डेफिनेशन तो पढ़ाई नहीं मैंने आपको चलो डेफिनेशन आप सब समझ चुके हो, अब तो मुझे डेफिनेशन बस रीड करनी है, तुम पढ़ तो चुके हो, क्या पढ़ना है सर, देखो क्या लिखा। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी होती है, जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे, आपको डेफिनेशन लिखने को आती है तो वैसे तो पेपर में इतना फालतू क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, फिर भी अगर पूछ लेता है तो क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना अकॉर्डिंग टू, किसकी द्वारा की डेफिनेशन किसने दी है, अकॉर्डिंग टू किसके सर, AICPA, AICPA का मतलब क्या होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, आपको लिखना है एज पर या अकॉर्डिंग टू, कौन है, क्या बोलते हैं इनको, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। सर हमने पढ़ा था क्या होता है अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग होता है आर्ट, अकाउंटिंग इज ना आर्ट, ठीक है। आर्ट किस चीज़ का सर, 3 बातों का, वही 3 बातों का जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। सर समराइजिंग किस चीज़ का, सर इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन का, किसका, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन का। सर अपनी मर्जी से कर लेंगे, अरे नहीं 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 नहीं, सब काम को करने का क्या होता है तरीका, उसे क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट मैनर, यस। सर क्या होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सर किस टर्म्स में, सर ऑब्वियसली बात है अकाउंटिंग एक ही भाषा में बात करता है, वो है टर्म्स ऑफ मनी और ट्रांजेक्शन्स। अब ध्यान रखें, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट दोनों बातें अलग अलग है। ट्रांजेक्शन्स, सॉरी
ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट, जो भी ट्रांजेक्शन और जो भी इवेंट हमारा पार्ट रहेंगे अकाउंटिंग का, एटलीस्ट उनका क्या होना चाहिए, एक फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। एंड लास्ट स्टेप क्या होता है सर, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, लास्ट में क्या करते हैं, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, रिजल्ट निकाल देते हैं, बस यही तो है डेफिनेशन। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी ना हमारी, क्या है सर, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सर क्या बोला, अकाउंटिंग इज ना आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद मैं बोला कि ट्रांजेक्शन और इवेंट, जो भी ट्रांजेक्शन और जो भी इवेंट्स हमारा पार्ट रहेंगे, अकाउंटिंग का पार्ट रहेंगे, उनका क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए। एंड लास्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। आई थिंक यू विल गुड टू गो, समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको बस, जो मुझे समझाने की जरूरत लग रही है वो है एक तो ये ट्रांजेक्शन, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। मैं अभी पढ़ा ना ट्रांजेक्शन इवेंट, अभी पढ़ा ना, तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है समझ लो। ट्रांजेक्शन के अंदर हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं, अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू पार्टी, ठीक है सर। टू पार्टी में एक तो बिजनेस खुद आ जाएगा और एक होगा थर्ड पार्टी, कोई एक्सटर्नल लोग, बाहर के लोग, उसको बोलते हैं जब उन दोनों के बीच में कुछ होगा उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। जैसे सेल परचेज, ये ट्रांजेक्शन है। देखो इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन हमें कितने लोग चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वी नीड एटलीस्ट 2% आर इन्वॉल्व, ठीक है। 2% में पहला क्या है, पहला तो बिजनेस एंटरप्राइज, एक तो वो खुद होगा, और दूसरा एटलीस्ट सम आउटसाइडर इन्वॉल्व। एग्जाम्पल के लिए सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। समझ में आ गया ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है सर। एक वर्ड और था वहाँ पे, इवेंट। हाँ इवेंट बता दो सर, मजा आ जाएगा। चलो ये लो इवेंट बता देता हूँ। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट जो होता है ना, इवेंट आर द इंटरनल हैपनिंग्स। इंटरनल का मतलब है बिजनेस के अंदर कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जिसमें दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इसमें दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये बिजनेस के अंदर की चीज़ है। क्या इससे लॉस होगा, हाँ होगा। अकाउंटिंग मॉनेटरी होगा, हाँ होगा। रिकॉर्ड करेंगे, यस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये इंटरनल है, इसको बोलते हैं इवेंट। तो इवेंट्स आर इंटरनल हैपनिंग्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगता है ना, अकाउंटिंग करते हैं उसकी, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। इस तरीके से चीज़ें, इनको बोलते हैं इंटरनल हैपनिंग्स। तो दो वर्ड्स हो गए क्लियर, इवेंट्स और ट्रांजेक्शन। अगर हमें इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें तो क्या चाहिए सर, हमें चाहिए उनका फाइनेंशियल वैल्यू, यानी मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। क्या आपको ये क्लियर हो गई। चलो ये सब चीज़ें क्लियर है। अब हमने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वही है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये यहाँ पे कवर नहीं होता, बट फिर मैं कवर करता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझो। दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती हैं, बड़े ध्यान से समझना। ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। इसमें थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांजेक्शन दो तरीके की होती है बेटा, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू, ठीक है। एक तो है कैपिटल और एक है रेवेन्यू। सर कैपिटल आइटम भी दो तरीके की होती है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक तो कैपिटल रिसिप्ट। सर रिसिप्ट का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर पैसे आपको रिसीव होंगे, और पेमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा है आपका, एक्सपेंस है। इसी तरीके से रेवेन्यू भी दो तरीके का होता है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू खर्चा और रेवेन्यू इनकम। अब मेरी बात समझो, जो रेवेन्यू आइटम होता है, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू बेसिकली उनको इसलिए बुलाता है बिकॉज इट रिलेट टू मेन बिजनेस। ध्यान से दें, इट रिलेट टू मेन बिजनेस ऑपरेशंस, यानी हमारी कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जो भी हमारा काम करती है कंपनी, उस कंपनी से रिलेटेड जो पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ एग्जांपल सर दे दो, जैसे कि सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि रेंट पे कर रहे हैं। अच्छा इनकम में क्या आएगा सर, सेल करके जो पैसा आ रहा है वो सब चीज़ है। तो ये हमारी ना मेन बिजनेस से रिलेट करता है, जो भी हमारा बिजनेस होगा उससे रिलेट करता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू आइटम। बिकॉज आपको पता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के आ रहे हो, रेवेन्यू आइटम जो होते हैं वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट दो मुझे। सर रेवेन्यू आइटम जो होता है, रेवेन्यू आइटम वो या तो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सर, या तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम पढ़ के आए हैं सर, यस वेरी गुड। तो रेवेन्यू आइटम हमेशा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में आता है। दूसरी बात करते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल आइटम जो होता है वो जनरली कहाँ जाता है बेटा, वो जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर
और कैपिटल रिसिप्ट दो की होती है। यानी कि ये जो कैपिटल आइटम होगा ये बेसिकली आपके मेन बिजनेस से अनरिलेटेड होगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कब के लिए होता है? लॉन्ग टर्म। और जो रेवेन्यू आइटम होता है ये मेन बिजनेस पर्पज के लिए होता है और ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मेनली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं फटाफट से। सर रेवेन्यू रिसिप्ट, हमने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। देखो ध्यान से प्लीज, क्या क्या लिखना है आपको। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर अकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका मेन बिजनेस है उससे, जैसे क्या एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक मनी रिसीव बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उससे जो पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। यही बताया था हमको कि रेवेन्यू क्या होता है सर? मेन बिजनेस। ठीक है, चलो कैपिटल रिसिप्ट, सर कैपिटल रिसिप्ट मेन होता है क्या? नहीं, कैपिटल रिसिप्ट अदर देन मेन बिजनेस। ठीक है, देखो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर अकर्ड बाय, क्या लिखा है? अकर्ड बाय अदर देन, ठीक है, अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस। लाइक जैसे हमने एसेट बेच दिया, क्या बेच दिया? एसेट, बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो क्या एसेट बेचना हमारा मेन काम है? नहीं, वो हमारा मेन काम नहीं है, इसलिए उससे जो पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। चलिए एक्सपेंडिचर में भी सेम बातें होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, ध्यान से रहे, जिसका बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव विद इन अ ईयर, यानी शॉर्ट टर्म। जहाँ पर बेनिफिट हमें खर्चे से एक साल के अंदर ही मिल जाए उसे बोल देंगे शॉर्ट टर्म खर्चा, उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही जाएगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, जैसे कि रेंट और इंटरेस्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इज अ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी जिससे मिलने वाला जो बेनिफिट है, ठीक है, रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन ईयर, 1 ईयर, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे मशीनरी, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी। अब जैसे मान लो, कैसे सर समझ में तो आया नहीं, आ जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी का मतलब क्या है? अगर हमने एक मशीन खरीदी, क्या वो मशीन 1 साल चलेगी? नहीं सर, वो कम से कम कितने साल चलेगी? 5 साल, 10 साल चलेगी। तो उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो 5 साल से 10 साल है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन सर हमने रेंट पे किया, रेंट सर आगे इस महीने पे किया, आगे महीने फिर पे करना पड़ेगा, तो उससे जो बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर है क्या वो 1 साल से ज़्यादा है? नहीं, वो 1 साल से कम है, 1 साल से कम था, इसीलिए उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और ध्यान रखो, ये रेंट जो आपका मेन बिजनेस रिलेट करता है, और जो परचेज ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेसिकली एक वर्ड होता है नॉन रिकरिंग, ये रिकरिंग नहीं होता। और एक तीसरा वर्ड होता है बेटा डेफर्ड रेवेन्यू। ये कभी कभी पेपर में पूछ के आते हैं, तो याद रखने बताता हूँ तुमको मैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये है तो रेवेन्यू, बट इसको डेफर्ड बोलते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है उसको हिंदी में बोलते हैं टालना, मतलब कुछ भी आगे के लिए फॉरवर्ड करना, उसको बोलते हैं डेफर्ड। ठीक है, कैसे बोलते हैं देखो, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो मैंने एक किसी को हायर किया, मैंने विराट कोहली को हायर किया, मैंने उसको 10 करोड़ रुपए दिए फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीज करने के लिए। अब अगर मान लो इस 10 करोड़ रुपए को मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट लॉस में दिखा दूँ तो मुझे क्या होने लग जाएगा? लॉस होने लग जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है, लॉस कहते हैं कि काम करो, तुम 10 करोड़ रुपए जो तुमने विराट कोहली को पे किए, मुझे बताओ तुम विराट कोहली से कितने साल तक ऐड कराओगे? मतलब सर वो मेरे लिए 10 साल तक ऐड करेगा। तो कहता है कि ये खर्चा फिर 10 साल का हुआ ना, 1 साल का तो है नहीं। मैंने कहा हाँ। तो कहता है काम करो, जो 10 करोड़ रुपए आपने पे किए कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो 1 साल का कितना हुआ सर? 1 करोड़। तो कहता है ये जो 1 करोड़ है ना, इसको मानो खर्चा, और आपने पे कितना किया? सर मैंने पे तो 10 करोड़ किया। तो 10 करोड़ में से आपने 1 करोड़ तो आपका इस साल का खर्चा है, बाकी जो 9 करोड़ है इसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे इसको? प्रीपेड एक्सपेंस। दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। सर प्रीपेड एक्सपेंस है तो ये कहाँ दिखेगा? ये बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, और ये 1 करोड़ आपका खर्चा है तो ये कहाँ दिखेगा? ये प्रॉफिट लॉस में दिखेगा। समझ में आ गया सर? इसी तरीके से हम अगले साल पहुंचेंगे तो फिर 9 करोड़ में से 1 करोड़ फिर हमारा खर्चा हो जाएगा, और फिर बचेंगे 8 करोड़। ये 8 करोड़ फिर हमारा प्रीपेड एक्सपेंस दिखेगा। ऐसे करते करते हम 10 साल तक इस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके हम हटाएंगे। इसको बोलते हैं डेफर्ड करना, यानी एक खर्चा जो आपने इस साल में किया उसको अगले 10 साल तक डेफर करते रहना है, ताकि इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर सके। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो है ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिस्टिंक्शन दे रखे हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, आप डिफरेंस पढ़ सकते हो। बहुत इजी टॉपिक्स है, इससे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल रखे हैं, उनको ट्राई करना, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो ये चीज़ बता रखी है। ठीक है, तो दिस इज इट। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। हमने ये पूरा चैप्टर आराम से कवर किया, सारी चीज़ें कवर करी। इसके बावजूद अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, यू आर कन्फ्यूज कि सर कुछ टॉपिक हमें पता नहीं लग रहे, वो बता दो कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, यू कैन आस्क मी योर डाउट। ठीक है, अब मुझे तुम फीडबैक्स देना कि इस
रिवीजन लेक्चर्स के बाद आपको क्या चीज़ें समझ में आई, क्या समझ में नहीं आई, क्या अगले लेक्चर में मुझे इंप्रूव करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो ये रिवीजन है, ऑब्वियसली मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा क्योंकि मुझे चैप्टर 1 घंटे में कवर करना है होपफुली, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने अच्छे से समझी होंगी। अब इसका बेनिफिट उठाओ, मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई, कौन सी चीज़ें थी अच्छी होनी चाहिए, कौन सी बुरी। चलो इसी तरीके से हम आगे की और चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर। कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है सोच जिसकी ऊंची, बड़ा सपनों का साइज। सेक्रीफाइस कर दे नींद, सेक्रीफाइस तेरा फोन, सेक्रीफाइस सारे दोस्त, सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्क आउट। किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो। अब ना किस्मत को कोसे, ना किसी के भरोसे, खुद से समर्पण, खुद को परोसे। मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक से भी हंसता कम वक्त।